सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सनी है और यह जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उस समय की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। ये घटना तब हुई थी मेरे साथ जब मैं घूमने के लिए पुणे गया था, एक ऐसी जगह जो कि मेरे दिल के बहुत पास है। दरअसल उस टाइम पर मैं पढ़ाई से फ्री होकर थोड़ा घूमना चाहता था, तो मैंने अपने एक दोस्त जिसका नाम आदित्य था उससे मिलने का प्लान बनाया। वह मेरा मुंबई का ही दोस्त था। बाद में वह अपनी पढ़ाई के लिए पुणे में शिफ्ट हो गया। उसने वहां पर अपने कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बंगला ले रखा था। वो एक काफी अच्छी जगह थी जो कि मेन सिटी से अलग थी और थोड़ी ऐसी जगह पर थी जहां पर थोड़ा जंगल वगैरह टाइप का एरिया था। वहां पर प्राइवेसी बहुत अच्छी थी। सुशील मुझे वहां पर काफी लंबे समय से इनवाइट कर रहा था, बट उस पर्टिकुलर टाइम के आसपास उसके जो सारे दोस्त थे जो कि वहां पर रहते थे वह सभी लोग अपने अपने होम टाउन गए हुए थे और लगभग एक महीने तक वहां पर कोई नहीं आने वाला था। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि इससे बढ़ी जाने का टाइम नहीं होगा कोई, तो मैंने वहां पर जाने का फैसला करा। मैंने वहां पर कुछ दिन रहने का प्लान बनाया और उसके बाद यही सोचकर मैं वहां के लिए निकला। हमारा एक और दोस्त जिसका नाम विक्रम था, वह बेंगलोर में पढ़ता था और वह भी हमारे साथ रहने के लिए वहां पर आने वाला था। तो जैसे कि मैंने प्लान करा था, मैं आदित्य के घर लगभग दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास पहुंच गया था। वैसे पहुंच तो मैं थोड़ा जल्दी ही जाता, बट थोड़े ट्रैफिक वगैरह के लिए और मेरी ट्रेन भी लेट हो गई थी, इसी वजह से मैं लेट हो गया। इसके बाद एक बार जब मैं मेन सिटी से बाहर निकला तो उस जगह की लोकेशन ढूंढने में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ये सब कुछ वर्थ इट था और मैं वहां पर आखिरकार पहुंच गया। थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद आदित्य ने मुझे अपना वह पूरा घर दिखाया। ये काफी ज्यादा अच्छा घर था जिसमें डाइनिंग रूम का साइज अच्छा खासा था और ग्राउंड फ्लोर पर 3 बेडरूम्स थे। फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम था जिसके ऊपर टेरेस थी। इनफैक्ट मैंने तो ऊपर छत पर सोने का ही प्लान बनाया था, क्योंकि खुले आसमान के नीचे सोने में इतना ही मजा है। ये काम मैं तब बहुत करता था जब मैं दिल्ली में रहा था। दिल्ली वाले लोग इस बात से अच्छा खासा रिलेट कर जाएंगे। वहां पर पहुंचते वक्त एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर आसपास तक या फिर एटलीस्ट 900 मीटर तक कोई घर नहीं था। इसके बाद मुझे आदित्य ने बताया कि जो विक्रम की ट्रेन थी वो रात में 1 बजे आने वाली थी और इस कारण उसको लेने के लिए वो खुद ही वहां पर जाने वाला था। उसने मुझसे कहा था कि मैं भी उसके साथ चलूं, बट क्योंकि मैं दिन भर के अपनी ट्रैवल से ही काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं घर पर आराम करूंगा, तुम उसे ले आना। बाकी का दिन तो ऐसे ही निकल गया। इसके बाद रात के 10 बजे करीब हम लोगों ने डिनर कर लिया और उसके बाद हम दोनों बैठ गए। आदित्य ने मुझसे बोला था कि वह करीब वहां से निकल जाएगा। उसे लेने के लिए हम दोनों वहां बैठकर बात कर रहे थे और लगभग 11:10 के आसपास मेरी सोफे पर बैठे बैठे ही आंख लग गई। इसके बाद आदित्य ने जैसा प्लान कर रखा था वह विक्रम को लेने के लिए वहां से निकल गया। इसके बाद लगभग मैंने 1 घंटे की नींद तो आराम से ले ली, बट इसके बाद एकदम से किसी आवाज के कारण मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली पूरे घर में सिर्फ अंधेरा हो रहा था और शीश से मैं थोड़ा डर सा गया। फिर मैंने अपने आप को ये कहते दिलासा दिया कि मुंबई जैसा कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर बिजली कटती रहती है बीच बीच में। मैं सोचा आराम से यहाँ पर पड़ा रहता हूँ, थोड़ी देर में लाइट वगैरह खुद ही आ जाएगी। अब मैं बैठा ही था कि तभी एकदम से वो जो खिड़की थी जो कि उस रूम में थी जहां पर मैं बैठा हुआ था, उस खिड़की से कुछ आवाज सी आने लगी, कुछ हम ऐसी आवाज। अब मैं तो इस चीज से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, बट क्योंकि मैं वहां पर अकेला था तो मुझे ये तो देखना ही था कि आखिर वहां पर दिक्कत क्या थी। इसलिए मैं धीरे धीरे अब खिड़की की तरफ बढ़ने लगा ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर मेरी आवाज आए कहां से थी। वहां पहुंचने के बाद मैंने विंडो को खोला और बाहर देखने लगा कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। और तभी वो जो आवाज आ रही थी वो एकदम से तेजी से आने लगी और तभी एकदम से एक चीज उड़ते हुए मेरी तरफ आए और मैंने जैसे जैसे करके अपना सर नीचे करा और तब जो चीज मैंने देखी वह एक छोटा सा पत्थर था। बट अजीब बात यह थी कि शायद उस पर लाल रंग का पेंट करा गया था या फिर ऐसा ही कुछ, बट वो दिख लाल रहा था। कुछ सेकंड के लिए तो मैं एकदम शांत हो गया, बट उसके बाद जब मैंने अपने आप को संभाला तो मैं विंडो से एक बार फिर से बाहर देखने लगा कि आखिर दिक्कत क्या थी। और तब जब मेरी आंखें अंधेरे में थोड़ी एडजस्ट हो गई, उसके बाद जो चीज मैंने देखी वो तो मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। वो एक काफी ज्यादा पतला आदमी था, उसके शरीर पर काफी सारे बाल थे, उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय एक छोटे से लंगोट के। उसके पूरे शरीर पर सफेद सफेद सा कुछ लगा हुआ था जो मेरे ख्याल से राख थी। उसको देखने के बाद मेरी हालत एकदम से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वह जो भी था वह मेरे से मुश्किल से 20 मीटर के आसपास होगा। वह कुछ नहीं कर रहा था सिवाय एक जगह पर खड़ा होकर मुझे देखने
कि उसके हाथ में कोई चीज थी, शायद कुछ गुलेल या फिर ऐसा कुछ, और अपने मुंह से वो उस अजीब सी आवाज को निकाल रहा था जिसके बारे में मैंने पहले बताया, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता। मुझे नहीं पता कहां से, क्योंकि उसका हाथ मेरे सामने था, उसके हाथ में एकदम से एक पत्थर आया और वो अब दोबारा से शायद उससे मुझे मारने वाला था। उसने वो पत्थर फौरन मेरे ऊपर निशाना लगाया, बट मैं इस बार नीचे झुक गया और यह पत्थर सीधा खिड़की पर गया, जिससे कांच टूट गया। मैंने उस टाइम पर पता नहीं क्या सोच के अपने आप को जोर से काटी, यह सोच के कि कहीं मैं सपने में तो नहीं। यह इतना भयानक सपना खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मैं अब सीधा भागते हुए रूम के सबसे कोने वाले एरिया में जाकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि मेरे दोस्त जल्दी ही वापस आएंगे। और उसके बाद अगले 10 मिनट तक बिल्कुल शांति छाई रही, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। अब और तभी घर के मेन डोर पर दस्तक हुई। मैं एकदम से उठा और मैं बस गेट खोलने जाने ही वाला था, तेजी से यह सोचकर कि मेरे दोस्त विक्रम और आदित्य वापस आ गए हैं। बट तब मुझे एक बात याद आई जो कि आदित्य ने मुझसे कही थी। उसने मुझसे बोला था कि वो बाहर से दरवाजा बंद करके जाएगा और चाबी अपने पास लेकर जाएगा, ताकि जब वो रात में वापस आए तो उसे दरवाजा खोलने के लिए मुझे उठाना ना पड़े। अब मानो डर के मारे पैरालाइज हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर आदित्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उस चीज की वह आवाज बहुत तेज तेज आने लगी थी और अब वो दरवाजे पर तेज तेज शायद लात मारने लगा था, जिससे मेरी हालत तो काफी खराब हो गई थी। अब तक आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसमें शायद पैरानॉर्मल क्या था, और उस वक्त तक मैं भी यही सोच रहा था कि शायद कोई बस पागल आदमी है। लेकिन इसके बाद जो चीजें हुई उससे तो मेरी हालत ही खराब हो गई। मेरे मन में जो जगह आई जो कि सबसे सेफ थी उस टाइम पर, वह थी छत। में फौरन भागकर अब छत पर गया और छत पर जाकर मैंने छत का दरवाजा बंद कर लिया और वहां पर सबसे किनारे में जाकर बैठ गया, इस उम्मीद में कि मेरे दोस्त जल्दी वापस आएंगे। अब बट आप उस टाइम पर आंख बंद करके मेरी हालत की कल्पना करिए कि जब मैं छत पर कोने में बैठा था तब मुझे मेरे ठीक पीछे से वही आवाज आई जो कि वह आदमी नीचे कर रहा था। मैं सीधा एक झटके के साथ दौड़ते हुए दूसरी तरफ गया और तब मैंने पीछे पलट कर देखा, वह आदमी वह छत के किनारे के ऊपर जो कि पतली सी ईंट की दीवार थी उसके ऊपर खड़ा हुआ था और वह आवाज निकाल रहा था। यह उसके लिए करना इम्पॉसिबल था। मैं उस टाइम पर दूसरी मंजिल की छत के ऊपर था और वह वहां पर कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अपने एक पैर पर खड़ा हुआ था और एक पैर को उसने हवा में इस तरीके से घुमा रखा था जैसे चार बनता है। अब मुझे पता था कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं। मैंने अपने आप से खुद ही कहा, अब बस हो गया, मुझे बस उसका सामना करना था, चाहे कैसे भी करूं। तब मेरी नजर छेद के साइड में पड़ी एक लोहे की रोड पर पड़ी। मैंने फौरन उसे उठा लिया और उसे उठाने के बाद मैं धीरे धीरे लगातार ओम नमः शिवाय बोलने लगा। पता नहीं उस वक्त मेरे अंदर यह बोलने के बाद कहां से इतनी हिम्मत आई कि अब मैं सीधा भागकर उसकी ओर जाने लगा, अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करने के लिए। और जब मैं बस उससे 2 फीट की दूरी पर होऊंगा, मैंने उस लोहे की रोड को इस कदर फेंका कि वह उसके पेट पर लगने वाली थी। वह उस रोड से बचने के लिए जोर से हवा में कूदा और उसकी कूद काफी ऊंची थी। वह उस रोड से तो बच गया, बट इस चक्कर में वो पीछे गिर गया, पीछे यानी कि दूसरी मंजिल से नीचे। बस मुझे लगा अब इसका अंत हो गया। बट अब मुझे महसूस हुआ कि वह ऊपर से नीचे तो गिरा, बट उसके गिरने की कोई आवाज नहीं हुई, जबकि नीचे कंक्रीट का फ्लो था। अपनी हिम्मत जता हुए धीरे धीरे मैं छत के किनारे पर गया, ये देखने के लिए कि आखिर चक्कर क्या था। और अब जब मैं नीचे देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था। ऐसा था कि मानो वहां पर कोई था ही नहीं। बस यहीं पर मेरी ने अब जवाब दे दिया, क्योंकि इससे ज्यादा झेलना मेरे बस में नहीं था। मेरे को चक्कर आने लगे और मैं कब वहीं पर गिर गया मुझे पता भी नहीं चला। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था और मेरे पास मेरे दोनों दोस्त विक्रम और आदित्य खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे छत पर से उठाकर लाए हैं। आखिर क्या बात थी और मैं इस तरीके से वहां पर बेहोश कैसे हुआ। जब मैंने आदित्य को सारी बात बता दी तब उसने बोला कि शायद मुझे घर पर अकेला छोड़ना एक निकलती थी। इसके बाद उसने बताया उसके एक और दोस्त है जो कि यहीं पर रहता है, उसके साथ उस आदमी को पहले भी देख रखा था, लगभग 1 महीने पहले, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मैंने बताया था। बट तब क्योंकि ये लोग 5-6 जन एक साथ थे वहां पर, तो उन्हें लगा कि घर में कोई घुसपैठ कर रहा है और ये लोग अपना डंडा लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। बट जैसे ही इन लोगों ने दरवाजा खोला और बाहर गए तब बाहर कोई भी नहीं था, जबकि मुश्किल से 4 या 5 सेकंड पहले वो बिना कपड़ों वाला आदमी वहीं पर नाच रहा था। इसके बाद वहां पर जो सबसे नजदीकी गांव था, वहां के कुछ लोग जो कि उनके जान पहचान वाले थे, उनसे उन्हें पता लगा कि उस गांव में एक आदमी था जो कि किसी तरह की शैतानी क्रियाएं करता रहता था। वो इंसानों का मांस तक खाता था, शमशान से निकाल कर। उसके अलावा उसकी कुछ हरकतें तो इतनी बद्दी थी कि वो मैं बता भी नहीं सकता। फिर एक दिन गांव के सभी लोगों ने जब उसे एक छोटी बच्ची के शव के साथ गलत काम करते हुए देख लिया तो
उन्होंने उसे पकड़ा और उसे सब लोगों ने मिलकर मार डाला। इस घटना में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि एक तो लोग बहुत सारे थे और ऊपर से ना तो उसका कोई रिश्तेदार था ना कुछ, और पुलिस को भी पता था कि उसके काम कैसे थे। बत्ता ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें कभी भी वो आदमी दोबारा नहीं देखा। जितना मुझे सबसे पता लगा, मेरे ख्याल से वह कुछ इस तरह की आत्मा थी जो कि खाली डर के उससे इंसान पर हावी होती थी, और जिस वक्त उनका शिकार उनसे डर गया उस टाइम पर वह उसको जान से मार देते थे। क्योंकि जिस समय मैंने अपने अंदर हिम्मत बांधी उस समय के बाद वह मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाया, वरना तब तक मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया उसके अगले ही पल वो वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद मैंने वहां पर अपना रुकने का प्लान कैंसिल कर दिया और अगले ही दिन में वापस आ गया मुंबई। कुछ दिनों के बाद आदित्य और उसके जितने भी दोस्त वहां पर रह रहे थे उन लोगों ने भी उस घर को बेच दिया और वह वो शहर में आकर एक फ्लैट में रह रहे थे। उस रात के बारे में सोचकर ही आज भी मैं बेहद डर जाता हूं, क्योंकि जिसे मैं शायद बस एक पागल समझ रहा था वह एक ऐसी आत्मा थी जो कि ना जाने मेरे साथ क्या करना चाहती थी।